नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में 10वीं अंतर्राष्ट्रीय वन मेले के शुभारंभ पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने शिरकत किया। इस बारे में मेले की थीम लघु वनों और महिला सशक्तिकरण पर रखी गई है। वहीं प्रदेश में लघु वन वनोपज संग्रहण कार्य में लगभग 50 महिलाओं की भागीदारी हुई और मेले में 300 स्टॉल लगाए गए। वहीं इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि मध्य प्रदेश वन संपदा की दृष्टि से समृद्ध राज्य है। यहाँ पर औषधीय जड़ी बूटियों का समृद्ध भंडार है। उन्होंने महामारी के दौरान मरीजों के इलाज के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण कार्य के लिए प्रदेश सरकार की सराहना की। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वन मेले के शुभारंभ पर वन विभाग को बधाई दी और साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। वन मेले के शुभारंभ के अवसर पर मेरी अपनी ओर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बधाई। हमारे महामहिम राज्यपाल जी ने जो शुभारंभ किया है, ये धीरे धीरे 2001 से चलने वाला मेला अपनी एक नई पहचान देश और दुनिया में बनाने में सफल हुआ है। खास करके वन सामग्री के माध्यम से हमारे लघु वन उपज संघ और बाकी मित्रों के साथ मिलकर के 300 से ज़्यादा स्टॉलों पर ये जो मेले का आयोजन हुआ है, इसके साथ में जंगल की जड़ी बूटी, वनौषधि, आयुर्वेद की दवाइयाँ और हमारी वन संपदा को जानने समझने के लिए एक अच्छा मौका भी है। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन को बहुत बहुत बधाई। वन इलेक्शन ये भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक पूरे दुनिया को एक नई देन दी है और ख़ासकर जैसे आपको जानकारी होगी 1973 के पहले वन नेशन वन इलेक्शन ही होते थे। ये तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के समय कुछ क्रम टूटा था। आप याद करना कि 11 करोड़ में हमारे पहले लोकसभा के चुनाव सभी विधानसभा सहित हुए थे, लेकिन बाद के क्रम में आज की स्थिति में 30,000 करोड़ का खर्चा लग रहा है और फिर भी पूरे साल चुनाव चलते रहते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन के आधार पर एक साथ चुनाव हो जाने से न केवल धन की राशि बचेगी बल्कि विकास के लिए भी पूरा 5 साल मिलेगा। ये अच्छा प्रस्ताव है और अभी तो ये इसकी अगले चरण की कई सारी शुरुआत हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जिस ढंग से अपनी बात कैबिनेट के बाद इस प्रस्ताव को संसद तक पहुंचाया है, उम्मीद करेंगे जल्दी से जल्दी पास होकर के आने वाले लोकसभा विधानसभा चुनाव में ये अपने। बीजेपी सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष ने विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी ने कभी भी अंबेडकर जी का सम्मान नहीं किया, उनको चुनाव हरवाया और उनके स्मारक का निर्माण नहीं किया। इसका निर्माण या तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार के नेतृत्व में हुआ या पीएम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। अब विपक्ष के काले कारनामे सामने आ रहे हैं तो वे सदन में जबरदस्ती हंगामा कर सदन को स्थगित करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने विशेष रूप से अंबेडकर जी का कभी सम्मान नहीं किया, उनको चुनाव हरवाने का काम किया। उनके जो स्मारक हैं उनको कभी निर्माण नहीं किया, या तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के नेतृत्व में हुआ या फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष अब बेआबरू हो रहा है कि हमारे संविधान निर्माता अंबेडकर जी का किस प्रकार से कांग्रेस ने अपमान किया, विपक्षी पार्टियों ने अपमान किया, और जब वो उनके काले कारनामे सामने आ रहे हैं तो वो सदन में जबरदस्ती हंगामा। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के एक बयान के बाद राजनीति का पारा गर्म हो गया है। आपको बता दें कि यह बयान करीब एक हफ्ते पहले सिंहदेव ने तब दिया था जब जारिता लेतफलांग सरगुजा संभाग के दौरे पर थी। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सिंहदेव ने कहा था कि बाबरी मस्जिद का फैसला तब आया था जब देश में उन्माद की स्थिति थी। ऐसे में तात्कालिक समय में सौहार्दपूर्ण माहौल पैदा करने के लिए यह फैसला दिया गया, जिस पर ना तो कोई प्रमाण मौजूद रहे थे और ना ही कोई तथ्य। यह अपवाद फैसला था जिसे तात्कालिक समय में देश में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लाया गया, मगर अब बीजेपी इसका दुरुपयोग कर रही है और कई गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। इस बयान को अब बीजेपी हिंदू विरोधी बताकर न सिर्फ इसके खिलाफ लामबंद हो रही है बल्कि सरगुजा जिले में भी बीजेपी नेताओं के साथ सर्व हिंदू समाज ने ज्ञापन सौंपकर सिंहदेव के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी है।
जी, मैं कायम हूँ। मैंने सुना कि शिकायत में या जो केस वो दर्ज करना चाहते हैं उसमें हिंदुओं के खिलाफ मैंने कोई बयान दिया, तो ये तथ्यों से पूरी तरह से विपरीत है। मैं किसी भी धर्म के विरुद्ध, हिंदू धर्म तो छोड़िए, कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करता, ये मेरे विचार नहीं है। मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र है, अपने या तो जन्म के आधार पे या अपनी सोच के आधार पे जिस धर्म और जिस धर्म की रीति रिवाज को, प्रक्रिया को मान के अपना जीवन जीना चाहे, वो हर व्यक्ति स्वतंत्र है और होना चाहिए। और कहीं धर्म के संदर्भ में चर्चा नहीं थी। एक मेरे हिसाब से बंद कमरा था, पार्टी का कार्यालय था, पार्टी के कार्यालय के अंदर की मीटिंग थी। उस मीटिंग में मैं ये चाहता था कि कांग्रेस के साथियों को भी जानकारियां हों, ऐसी जानकारियां जो मेरे जीवन के अनुभव में मुझे नहीं थी। आज 72 साल की उम्र में माना जाता है कि एक सीनियर जनप्रतिनिधि हूँ, समाज का एक वरिष्ठ सदस्य हूँ, राजनीति से अलग भी मानिए। तो अगर मुझे नहीं मालूम था कि जज साहिबानों ने बाबरी मस्जिद के जजमेंट में हस्ताक्षर नहीं किए हैं, अगर मुझे नहीं मालूम तो और लोगों को कैसे पता होगा? मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग को तो माना जाता है बहुत चीज की जानकारी होनी चाहिए। अगर मुझे नहीं मालूम था कि उस जजमेंट की ड्राफ्टिंग किसने की, इसकी जानकारी जज साहिबानों ने स्वयं घोषित नहीं की कि भाई इसकी ड्राफ्टिंग किसने की है, तो मुझे अगर नहीं मालूम था तो लोगों को क्या मालूम होगा? और बाबरी मस्जिद के फैसले में, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का जो विवाद चल रहा था, उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जिस आधार पे निर्णय किया, उन्होंने, मैंने कहीं नहीं सुना, अब तो देखना भी पड़ेगा क्योंकि बोलने पे कोर्ट कचहरी और थाने की बात आ रही है, तो उसको भी देखना पड़ेगा, मैं देखूंगा भी। पर अभी तक जो मेरी जानकारी है उसमें कहीं फैसले में ये नहीं लिखा कि ये जमीन का हकदार फलाने हैं, इसलिए ये जमीन उनको दी जाती है और यहाँ पर इस धर्म के विचारों के अनुरूप, उनकी मान्यताओं के अनुरूप धर्मस्थली बनाया जा सकता है। कहीं भी बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, राम जन्मभूमि फैसले में ये बात नहीं है, अपितु अभी तक जहां मुझे जानकारी है उसको और पढ़ना पड़ेगा, ये बातें हैं कि एक जो बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया वो एकदम गलत कृत्य था। नीलेश सिंह, सर्व हिंदू समाज के तरफ से भी हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। देखिए, लास्ट अपने मीटिंग में टी.एस. सिंहदेव जी ने जो अपने वक्तव्य में कहा है उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय पर उंगली उठाया है, मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित होना बताया है। आज वर्षों की लड़ाई के पश्चात वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण हुआ है, सारी वैधानिक बाध्यताओं को पूरी करते हुए मंदिर का निर्माण हुआ है। ऐसे में मंदिर निर्माण की प्रक्रिया पर सवाल उठाना हिंदू जन भावनाओं का अपमान है, मुस्लिम तुष्टीकरण है, न्यायालय प्रक्रिया का अपमान है, उसका कंटेम्प्ट किया है टी.एस. सिंहदेव जी ने। इसलिए हम लोग आज उनके विरुद्ध यहाँ पर शिकायत दर्ज कराने आए हैं। विभिन्न न्यायालयों में जो जांच के लिए आदेश दिए जा रहे हैं पुरातत्व विभाग के को उसको लेकर के, तो उस पर उनकी उंगली उठ रही है और ये कह रहे हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जन भावनाओं, हिंदू जन भावनाओं का इस कदर अपमान करके मुस्लिम तुष्टीकरण करना उचित नहीं है। जन भावनाओं को ठेस पहुंचा है, इसलिए मैं खुद एक हिंदू आदमी हूं, इसलिए मेरी भावना आहत हुई है, इसलिए मैंने आज इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने में अपना आवेदन दिया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव पर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि अगर यह पारित हो जाए तो अच्छा रहेगा। अगर एक साथ चुनाव होंगे तो कम से कम 5 साल तक विकास कार्यों में कोई बाधा नहीं आएगी। जब पास होगा तब क्या है क्या नहीं देख लेंगे। मैंने आज पूरा सुना है और जो चल रहा था लोकसभा में देखा है, कुछ बातें हैं, क्या वो उसकी प्रतिक्रिया होती है क्या नहीं वो देखेंगे। हो जाए तो अच्छी बात है। ये बात भी से कुछ मामले में कि अगर एक साथ इलेक्शन होते तो 5 साल तक कम से कम विदाउट एनी हर्डल विकास के काम हो सकेंगे।
और कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हर चुनाव में देना ही देना है कुछ ऐसा, ये भी नहीं होगा, कुछ घोषणाएं नहीं करना पड़ेगी। विकास की दृष्टि से एक ठोस कार्यक्रम लेकर के सभी सरकारें चल सकती है, किसी की भी सरकार। अल्पावधि में कई सरकारें ऐसी हैं जिनको भंग करना पड़ेगा, अल्पावधि में भी भंग करने की व्यवस्था। अब ऐसा है, उसके लिए जो जो करना पड़ेगा, रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के अनुसार कदम उठाएंगे। ये एकदम नहीं होना है, आज बिल पास हो गया तो कल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो धीरे धीरे कदम उठा करके हमें उस स्थिति पे आना है, ये सोच बनाना पड़ेगी। विपक्ष इसका भी विरोध कर रही है, विपक्ष क्यों ऐसा नहीं सोचता है? देखो, विपक्ष विरोध नहीं, उनको धीरे धीरे सोचना पड़ेगा। पहले यही होता था ना, 7 चुनाव होते थे, क्यों बदलने लगा, मध्यावधि चुनाव क्यों हुए, ये सब बातें हैं। लेकिन अब अगर ये एक परिस्थिति आती है, इसकी क्या अच्छी बातें हैं, ये अगर सब सोचेंगे तो मुझे लगता है कोई विरोध नहीं करेगा। देखते हैं, अभी तो चर्चा शुरू हो गई है, अभी तो है। छत्तीसगढ़ का सरगुजा जिला भी अब हवाई मानचित्र में शामिल हो जाएगा। आने वाले 19 तारीख से अंबिकापुर के दरिमा में स्थित मां महामाया एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने उड्डयन मंत्री से मुलाकात कर हवाई सेवा शुरू होने की जानकारी दी। फ्लाईबिग S9 519 ये हवाई सेवा शुरू होते। इनमें माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल उद्घाटन 20 अक्टूबर 2024 के करे रहिन और आज सौभाग्य के विषय है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के गारंटी और उड्डयन मंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के आशीर्वाद से 19 दिसंबर के हवाई यात्रा प्रारंभ होते। निश्चित रूप से ये हवाई यात्रा बहुत दिन से प्रतीक्षित रही और आज मां माया की कृपा से ये हवाई यात्रा प्रारंभ होते, जिसमें माननीय मोदी जी के जो एक चिंतन रही कि एक हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा भी कर सका थे। ऐसे उड़ान योजना के तहत ये हवाई सेवा प्रारंभ होते, जेकर लाभ हमार सरगुजा संभाग के और अन्य क्षेत्र के सब जन ला मिलही। और एकर लिए मैं पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी ला, उड्डयन मंत्री जी ला और माननीय मुख्यमंत्री जी ला बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में संत गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर आज पूरे छत्तीसगढ़ में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी आज कोरबा जिले के संत गुरु घासीदास जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए। कोरबा के पावन भूमि में परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती समारोह में आज हमारे बीच में मंच में विराजमान हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री और आपन के जिला के प्रभारी मंत्री श्री अरुण साहू जी, आपन के समाज के गौरव और हमारे प्रदेश के खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल जी, आपन के क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और हमारे सरकार में वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, हमारे सतनामी समाज के कोरबा
जिला के अध्यक्ष श्री ईवार मणि लांगे जी, हमारे जिला भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह जी, श्री आरपी खांडे जी, श्री एस के बंजारा जी, हितानंद अग्रवाल जी, नारायण कुर्रे जी, मंच में विराजमान समाज के सबों पदाधिकारीगण, यहाँ के कलेक्टर श्री अजीत बसंत जी, एसपी श्री सिद्धार्थ तिवारी जी और मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण, अधिकारीगण और इस समारोह में उपस्थित हमारे सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माता बहनी मन, युवा साथी मन, भाई बहनी मन और हमारे मीडिया के साथी भाई मन, सब कर ले पहले आप सबला परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जयंती के बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और मैं बाबा गुरु घासीदास जी से प्रार्थना करता हूँ कि उनके आशीर्वाद हमला हमेशा मिलते रहे, पूरे छत्तीसगढ़ मिलते रहे, पूरे छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। आज गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मरवाही तहसील क्षेत्र अंतर्गत में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा किसानों के हितों की रक्षा के लिए वृहद रूप में रैली निकालकर रिंतु पेंद्राम के नेतृत्व में एक दिवसीय शांतिपूर्ण तरीके से सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर अपने जायज मांगों को लेकर मरवाही तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के युवा नेत्री रिंतु पेंद्राम ने मीडिया से कुछ खास बातचीत करते हुए बताया कि लगातार धान खरीदी केंद्रों में किसानों से प्रबंधकों के द्वारा अवैध वसूली की शिकायत आ रही है। कभी धान की नमी जांच करने के नाम पर 1000 से 2000 पैसे की वसूली की जाती है, तो कभी किसानों से ही बोरी सिलाई कराए जाने के इन सभी गंभीर समस्याओं को लेकर आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। ये बताएंगे किस तरह के आंदोलन को लेकर आप लोग एसडीएम कार्यालय का घेराव कर रहे हैं? ये आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का एक सांकेतिक आंदोलन था, क्योंकि लगातार अभी धान उपार्जन केंद्रों में अवैध वसूली की शिकायतें आ रही थी किसानों के द्वारा कि प्रत्येक धान मंडियों में 1000 से 2000 रुपए जो है धान फिर बोरा सिलाई के नाम पर, तौलाई के नाम पर या नमी जांच के नाम पर वसूल किया जा रहा है। तो प्रशासन का कहना है कि इस तरह की कोई भी बात मंडियों में नहीं है, परंतु प्रत्येक किसान की यही शिकायत है। तो आज उसको लेकर उसके अलावा जो है चूंकि प्रत्येक जिले में 5 से 7 करोड़ रुपए हमाली का शासन उपलब्ध कराता है, तो मुझे लगता है कि एक तरह से जिनको ये रोजगार मिलना चाहिए उनसे भी रोजगार छीना जा रहा है और किसानों से भी पैसा वसूला जा रहा है। तो उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर सब एकत्रित हुए थे। और उसके अलावा भी क्षेत्र में कई ऐसे रेत उत्खनन के जो अवैध काम चल रहे हैं, गिट्टी क्रशर जो संचालित हो रहा है, जिन क्षेत्रों को जितना हिस्सा उनको लीज पर दिया गया है उससे अतिरिक्त जो शासकीय भूमि है उस पर भी कब्जा हो रहा है। वनाधिकार पट्टे संबंधित मामले में जो 3 जो स्कूल एकलव्य संचालित हो रहे हैं तीनों ब्लॉक में, तो उनमें भी प्रति बच्चों के हिसाब से 29,000 रुपए जो है 10 माह के लिए आता है, परंतु अक्टूबर माह तक बच्चों को सिर्फ एक ही नोटबुक प्रोवाइड किया गया था। तो ऐसी बहुत सारी कमियां हैं जिसको लेकर आज हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला कार्यकारिणी गौरेला पेंड्रा मरवाही के जितने भी पदाधिकारी हैं, ये आज वहीं आप लोगों के द्वारा बृहद आंदोलन कर ज्ञापन सौंपा गया है मरवाही तहसीलदार महोदय को। क्या कुछ मांगे हैं? देखिए, कई मांगे हैं यहाँ पर। एक तो हम लोगों ने उम्मीद किया था कि जब नया जिला बनेगा तो सुलभ न्याय मिलेंगे और यहाँ पे कम से कम तस्करों का शासन न रहे। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन में हुआ क्या है, यहाँ तस्कर, भू माफिया, बालू माफिया ये आगे बढ़े हैं। और अगर कोई आंदोलन किया तो उनके खिलाफ क्या होता है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाना है। मीडिया वालों हैं, अगर मीडिया वालों ने कुछ कहा उनके ऊपर कार्रवाई कर दीजिए। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ का जो आंदोलन था, धान उपार्जन केंद्रों की जो लूट मची हुई है, वसूली, अवैध वसूली है, बालू के अवैध कारोबार चल रहे हैं, यहाँ पर सट्टा के कारोबार अलग चल रहे हैं, यहाँ पर बिना किसी परमिशन के शासकीय जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, जिनको वनाधिकार दिया जाना उनको वनाधिकार दिया नहीं जा रहा है। ऐसे बहुत से मामले हैं जिनको लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।